हमारे पास क्या into the two parts whose ratio of masses is 1:3. If the kinetic energy of the smaller part is 216 joule, then the momentum of the large part is okay. So सबसे पहले explosion of the bomb. अगर हमारे पास explosion of bomb को देखा जाता है तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्या चीज आ जाती है? For the explosion of the bomb, when the bomb explodes, number one, the initial momentum should be equal to the final momentum. The initial momentum should be equal to the final momentum. The initial momentum should be equal to the final momentum after the explosion of the bomb. Number one concept. नंबर टू कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यूज होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय पी स्क्वायर अपॉन 2m. ये हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा. ओके, स्टार्ट. सो वी हैव द बॉम्ब ऑफ ओरिजिनल मास 12 kg and it is being exploded and it is converted into the two masses m1 m2. And the ratio of m1 to m2 is equal to, this is equal to 1:3. ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? 1:3 के बराबर आ जाएगी. ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? 1:3 के बराबर. एंड therefore इस वजह से x plus of 3x is equal to 12 और 4x is equal to 12 और x is equal to हमारे पास कितना आ गया? 3 kg. So therefore the mass m1 is 3 kg. So the mass m2 will be equal to 9 kg. The mass m2 will be equal to हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 9 kg. So mass m2 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? This will be equal to 9 kg. So ये सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, बॉम्ब. The bomb when exploded, जब bomb when exploded, जब ये explode करता है तो initial momentum is always zero. The initial momentum is always zero. The initial momentum is always zero. And what about the why? Because the bomb explodes at rest. जब जो बम हमेशा रेस्ट के ऊपर एक्सप्लोड कर देते हैं. एंड फाइनल मोमेंटम तो जीरो इज इक्वल टू व्हाट अबाउट फाइनल मोमेंटम. सो यहाँ पर फाइनली m1 के पास भी मोमेंटम आ जाएगा प्लस ऑफ m2 के पास भी मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि बॉम्ब के बाद जो इसके पीसेस होते हैं वो इधर उधर ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्लोड होके यहाँ और वहां पर जाएगा. देयरफॉर इस वजह से मोमेंटम ऑफ m1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मोमेंटम m2. और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें इसका तो मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास pm1 का मोड इज इक्वल टू pm2 का मोड. तीसरी चीज क्या गिवन है कि m1 kg जो कि स्मॉल मास है आपके पास, स्मॉल मास कितने का है? 3 kg का मास है. स्मॉल मास कितने का है? 3 kg का मास है. ये मास की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है और ये काइनेटिक एनर्जी 216 गिवन है. किसकी मैं बात कर रहा हूँ? 3 kg की. ये गिवन, ये हमारे पास यहाँ पर गिवन. और बताना क्या है? मुझे बताना है मोमेंटम ऑफ m2. ओके, सो अब मैं क्या करूं ऐसा जिससे ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाए. मुझे pm2 बताना है. अगर मुझे pm1 पता लग जाए तो pm2 और pm1 के बीच में कोई फर्क नहीं, दोनों इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम गेन करते हैं. ओके, सो देयरफॉर अब मैं लास्ट स्टेप करने वाला हूं. इस मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं जरा बता दो? 2 into mass into kinetic energy. And this will be momentum of pm2 under root of 2 into mass. मास कितने के बराबर है? 3 kg. और काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर है? 216. और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? pm2. तो 216 into 6 तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 3 9
और ये हमारे पास आ जाएगा 1296। 1296 का रूट किसके बराबर होता है बच्चा हमारे पास? 1296 का रूट हमारे पास किसके बराबर होता है, जरा पता है इसके बारे में कुछ? तो अगर आप 36 का स्क्वायर करते हो तो कितना मिलता है? अगर आप 36 का स्क्वायर करते हो तो देखो कितना मिलता है, शाबाश बताओ। तो 36 इंटू 36, तो ये हमारे पास 6 और 3 18 और 3 कितना आ गया 216। और फिर हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। सो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 6, ये 1 और ये आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास 3 9 नहीं फर्क सर पड़ता 8 आएगा। सर 8 आएगा उधर 6 की जगह। है। आपके पास 6 तो हाँ 8 आएगा, ठीक है 8, मैं 6 ही लिख रहा। तो आपके पास 1296, तो बात बन गई। तो मोमेंटम ऑफ सेकंड विल बी इक्वल टू 36 kg मीटर पर सेकंड। थैंक यू, बिल्कुल 8 आएगा, 8 आना था, मैंने गलती से ऊपर 6 देख लिया था। जी जगजोत मैं आगे चलूं, जगजोत मैं आगे चलूं। चलो अब अगर किसी बच्चे का डाउट है, देखिए जो बच्चा डाउट करेगा उसको डाउट पूछने में कोई हर्ज भी नहीं होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द सर्टेन हाइट, इट लूजेस 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इट विल अटेन द हाइट अगेन इक्वल टू द। तो ये कितनी हाइट को आपके पास अटेन करेगा, ये हमको बताना है कि कितनी हाइट अटेन करेगा। अब इस क्वेश्चन को हम कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। तो अगर 50% काइनेटिक एनर्जी रहेगी, अगर पूरी काइनेटिक एनर्जी रिटेन कर लेता तो दोबारा ये सेम हाइट पर चला जाता। खैर मैं चलो यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगेन ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट से रिलीज किया गया और इसने जमीन से टकराने के बाद कोई काइनेटिक एनर्जी गेन कर दी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर दी, और फिर जब ये टकराकर ऊपर उठा तो हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी से उठा। तो मुझे बताना है कि ये कितनी हाइट तक गया। तो उस हाइट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। उस हाइट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। चलिए शाबाश, शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये h से नीचे की तरफ हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही तो है कंजर्वेशन। सारी पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के ऊपर आकर किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा, जब ये आधी काइनेटिक एनर्जी लेके ऊपर उठ रही है तो मुझे बताना है कि ये कितनी हाइट तक जाएगी। तो mgx, मैंने हाफ क्यों किया, क्यों हाफ किया जगजोत, 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मेरे पास रह जाएगी। ये कौन बोल रहा है, टीचर खुद बोल रहा है। तो हमारे पास अगर वैल्यू डाल दी जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, mgh अपॉन 2 इज इक्वल टू mgx। तो mg और mg से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, h बाई। तो x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, h बाई 2 के बराबर आ जाएगा। जी किसी और बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का और कोई डाउट, शाबाश। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो फटाफट पूछिए, शाबाश। रह गया बेटा किसी बच्चे का कोई डाउट, मैं चलूं आगे, नहीं तो एक मिनट मेरे को जगजोत का डाउट देखने दो। अच्छा जगजोत का एक डाउट और भी रहता है, मैं लास्ट पे पहुंच गया था सॉरी। अच्छा सर, इन दी अबव, ये आपके पास आरपीएस एक कैंप, सॉरी जगजोत मैंने लास्ट जो है इमेज देख ली थी, तुझे भी लगा होगा कि सर ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे कहता, मैंने भी बोला कि यार स्प्रिंग जैसा कुछ देखा तो था। चलो देखते हैं। सो हमारे पास अब एनर्जी कंजर्वेशन है। अच्छा ये बात देखिए कि जो हमारे पास यहाँ पर जितनी भी चीजें वो आपकी बिल्कुल सॉल्व करनी है, एक एक चीज नहीं सॉल्व करोगे छोड़ दोगे ये बहुत परेशान करेंगी बाद में। ये लास्ट दिन बहुत परेशान करेंगी कि मैं इसका क्वेश्चन कैसे निकालूं, इसका कैसे निकालूं। इस वजह से कभी भी घबराना नहीं, बड़े आराम से क्वेश्चन करने हो जाते। अच्छा क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 6 नंबर पेज की। सो वी हैव RPS और ये 6 नंबर पेज।
हमारे पास क्या है, इन दी अबव अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट है, एक ब्लॉक को रिलीज किया गया अनस्ट्रेच पोजीशन से, तो ये अनस्ट्रेच पोजीशन से हमने इसको रिलीज कर दिया हुआ है, और आपके पास इसकी नेचुरल लेंथ एल के बराबर, ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर स्प्रिंग आ गई, और इसको हमने यहाँ पर एम यहाँ पे रख दिया, और इसको हमने किसी अनस्ट्रेच पोजीशन, मेरे को लगता है ये अपना हाथ है भैया, ये हमारा हाथ होना चाहिए यहाँ पर, मेरे को लगता है ये हाथ है, ऐसे ये अपना हाथ है, ठीक है, ये अब उनका हाथ है, हाथ की हथेली है जिसको बोल सकते हैं। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द हैंड, ऑन द ब्लॉक, ऑन द शोल्डर पोजीशन, तो इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ, इसको मैंने यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है, तो मुझे क्या बताना, नॉर्मल रिएक्शन, तो इस वक्त जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच्ड है, तो उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं, तो नीचे की तरफ को आपके पास mg लगेगा, और हाथ की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हाथ पे भी कौन सी फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है जगजोत, mg के बराबर आ जाएगा, खत्म बात। द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज, मुझे मैक्सिमम इलोंगेशन बतानी है स्प्रिंग के अंदर, कि ये स्प्रिंग हमारे पास मैक्सिमम कितना इलोंगेट कर जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। जब ये इलोंगेट करेगा तो ग्रेविटी की वजह से कहाँ की तरफ को गिरेगा, ये आपके पास नीचे, जब ये ग्रेविटी की वजह से x डिस्टेंस नीचे गिरेगा, तो स्प्रिंग भी आपके पास कितने से खिंच जाएगा, x से। यहाँ पर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितने की है, mgx, ये हमारे पास mgx। यहाँ पर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी वाले की बात हो रही है, स्प्रिंग की, ये भी गेन हो जाएगी, ये हमारे पास कितने की है, हाफ इंटू की एक्स की। क्या इस सिस्टम में कोई फ्रिक्शन वगैरह काम कर रही है, बिल्कुल काम नहीं कर रही, इस सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, इंटरनल आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही है, इस वजह से mgx इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ के एक्स के। तो हमारे पास यहाँ पर अब रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ये x से ये x कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2mg अपॉन k, तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2mg अपॉन k। So this will be 2mg upon k. This will be 2mg upon k. काम खत्म, सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर आपके पास 11, द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, जब ये स्प्रिंग हमारे पास स्ट्रेच होके रुक जाएगा, ये आपके पास स्ट्रेच होके आपके पास रुक जाएगा, नीचे मेरे पास यहाँ पर mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ हमारे पास क्या लग रहा है, हमारे पास यहाँ पर kx डैश मान लेते हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, kx डैश इज इक्वल टू mg, और x डैश इज इक्वल टू mg अपॉन k। Therefore energy of the spring half into k into x dash का स्क्वायर, तो हाफ इंटू k इंटू x डैश का स्क्वायर, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। जी जगजोत बेटा, हो गए डाउट, और कोई डाउट रह गया हो जगजोत? यस सर, हो गया। बच्चा पक्का श्योर? किसी और पार्थ, तेरा बच्चे वो नहीं आई क्या, शीट नहीं आई पार्थ, आपकी शीट नहीं आई कल सॉल्व होके, पार्थ आपकी शीट थोड़ी सी रह गई सर, आज तक मिल जाएगी आपको। आज तक तूने, वीडियो तो तेरी अच्छी थी, वीडियो तो मैंने कल तेरी पूरी देखी, और उस दिन अगर बात बिल्कुल सही थी, जब हमने वीडियो भेजी बहुत इंटरेस्टिंग थी, और लेकिन बच्चे आपकी जो शीट आनी चाहिए थी भाई, वो शीट आपकी नहीं आई, और अगर वो शीट नहीं आई है तो ये सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना, तो वो आज नहीं, मुझे 10 बजे से पहले चाहिए, चाहे आप जैसे मर्जी तैयार करके दें, ठीक है, रात को आपको उठ के बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको ढीले छोड़ दे, एक दिन भी अगर ढीला छोड़ा
तो बहुत नुकसान होगा आपके पास। चलिए खैर, सो हमारे पास कल हमने वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो भी काम किया था वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर था, और हमने अभी इसकी शुरुआत की ही थी। जैसे ये भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही आपके पास एक पार्ट है, ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ही आपके पास पार्ट है। कल हमने इग्लू प्रॉब्लम देखी थी या बाकी की चीजें देखी थी। आज हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। और आज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाता हूँ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल हमारे पास कब बनता है? जब ग्राउंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली यानी कि हॉरिजॉन्टली नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटी सर्कुलर मोशन करती है। यह हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटी सर्कुलर मोशन करती है, या अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारे पास क्या करती है? आपके पास सर्कुलर मोशन कर जाती है। यहाँ पर ग्रेविटी आपके पास बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और ये बॉडी हमारे पास यहाँ से आगे जाती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ऊपर से यहाँ पर आती है, और फिर हमारे पास नीचे आती है। ये वर्टिकल हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारे पास क्या हो रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। या अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारे पास क्या हो रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास ये सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया बिल्कुल, और इसका रेडियस किसके बराबर आ गया हमारे पास? ये रेडियस आपके पास आ रहा है, ये रेडियस हमारे पास 0 और रेडियस आपके पास r के बराबर। ये होगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने जो आपके पास की चेन होती है उससे आपने किसी बॉडी को वर्टिकली जैसे झूले गोल घूमते हैं वैसे आपने घुमाया होगा, तो इसमें हमें एक रस्सी की जरूरत होती है। ये हमारे पास रस्सी होती है, और इस रस्सी के नीचे मैंने मास को सस्पेंड किया होता है, या हमारे पास इस मास को मैंने यहाँ पर सस्पेंड किया। ये मास आपके पास m kg है, और ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ मेरे पास किसके बराबर है? r के बराबर है। इसकी आपके पास यहाँ पर जो रेडियस है ये हमारे पास r है, और स्ट्रिंग की लेंथ भी r के बराबर है। मास m, the mass m is suspended with this suspended, this is suspended with the string of with the string of with the string of with the string of the length with the string of the length capital R, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल भी बन जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर द वेलोसिटी एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, याद रखना, द वेलोसिटी एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग and the tension in the string will vary. Tension in the string या rope will vary, ये change होगी, will vary, ये हमारे पास यहाँ पर change होगी। और ये कैसे change होगी यही हमको देखना है, हमारे पास यही हमको यहाँ पर देखना है कि कैसे change होगी। हमारे पास इस पॉइंट को हम लोअर मोस्ट पॉइंट बोल देते हैं। ये मेरे पास आ गया ए पॉइंट, ये हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंट है, हम इसको बी पॉइंट का नाम देते हैं। बाकी पॉइंट्स को बच्चे हम यहाँ पर सी पॉइंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम इन 3 पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ कंसर्न मानते हैं। यहाँ से बॉडी आपके पास ऊपर जाती है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाती है, फिर गोल घूम के नीचे आ जाती है। यहाँ पर वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गई? वी आ गई। यहाँ पर वेलोसिटी मेरे पास वी आ गई। यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी वी आ गई। अब वेलोसिटी लगातार चेंज होगी और मुझे इन वेलोसिटीज के बारे में पता चला। सबसे पहले अगर हम लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे टेंशन कहाँ की तरफ को लग रही है? शाबाश बताओ। ये टेंशन टी आपके पास ए नीचे लग रही है, एम जी आपके पास यहाँ पर नीचे लग रहा है। यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट पर बैठे हैं, तो वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट। सो एट पॉइंट ए बताओ क्या हो जाएगा? एट द पॉइंट ए मेरे को 2 चीजें समझ में आती है। एक, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन टी ए माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू आपके पास एम
वी ए का स्क्वायर अपॉन रेडियस था। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 1 इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास एनर्जी की। यहाँ पर मेरे पास कौन सी एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास हाफ एम इंटू वी ए का स्क्वायर, और ये हमारे पास कौन सी पॉइंट आ जाएगी, सेकंड पॉइंट आ जाएगी। ये हमारे पास कौन सी पॉइंट आ जाएगी, सेकंड पॉइंट आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बी पॉइंट की बात करें, अगर हम बात करें एट द पॉइंट बी, तो आपके पास क्या कंसर्न आ जाएगा, बताओ शाबाश। अगर हम एट द पॉइंट बी की बात करें तो हमारे पास, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं। बी पॉइंट के ऊपर क्या हुआ होगा, नंबर 1, ये जो आपके पास रस्सी तो यहाँ पर फिक्स है, तो रस्सी गोल घूम के ऊपर पहुंच जाएगी, ये आपके पास घूम जाएगी ना, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। तो जैसे रस्सी ऊपर पहुंचेगी हमारे पास, अब टेंशन कहाँ की तरफ को लग रही है, आपके पास टेंशन टी, एमजी भी कहाँ की तरफ को लग रहा है, एमजी भी नीचे की तरफ को लग रहा है। देखो सिचुएशन चेंज होगी ना। अब बताओ यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रही है, शाबाश। अब ये आ जाएगा टीबी प्लस ऑफ एमजी इज इक्वल टू हमारे पास एम वी बी स्क्वेयर का अपॉन आपके पास नीचे। समझ में आई बात, क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ, बड़े ढंग से हमने इस क्वेश्चन को करना, क्या हमारे पास यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर टेंशन और एमजी दोनों मिलकर, अब कोई बच्चा जिसने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ढीला ढाला पढ़ा होगा वो यहाँ पर आके बैठ के, और यहाँ पर जिस बच्चे के वेक्टर कमजोर होंगे वो भी अटकेगा, जिसका सर्कुलर मोशन कमजोर होगा वो भी अटकेगा कि सर ने यहाँ पर प्लस क्यों कर लिया। प्लस इसलिए किया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज हो रही है, अगर मैं यहाँ की एनर्जी निकालूं तो इसमें दो चीजों का फर्क आ जाएगा। आपकी स्पीड का तो फर्क आएगा ही आएगा, बॉडी की हाइट का भी फर्क आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बॉडी की हाइट का भी फर्क आ जाएगा। बताओ एनर्जी किसके बराबर है, हाफ इंटू एम इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ, वी बी का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ, मेरे पास यहाँ पर इनको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, शाबाश बता दो, एम जी इंटू टू आर, एम जी इंटू टू आर। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, फोर्थ इक्वेशन। आपकी जो बी पॉइंट पर एनर्जी है, आप जमीन से कितनी ऊपर हो, शाबाश बताओ, आप जमीन से यहाँ पर 2r के डिस्टेंस पे, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन हाँ, जितनी एनर्जी सेकंड की है और जितनी एनर्जी फोर्थ की है, इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। एनर्जी दो हिस्सों में बट गई है पर टोटल एनर्जी अभी भी सेकंड के बराबर है। अब कैसे करना, आगे प्रोसीड मैं समझाता हूँ। यहाँ के बाद अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है मैं समझाता हूँ, कैसे प्रोसीड करना है। इसको हम बोलेंगे मिनिमम कंडीशन ऑफ लूपिंग इन लूप। सो दिस विल बी द मिनिमम कंडीशन फॉर लूपिंग इन लूप, फॉर लूपिंग इन लूप। अगर हम लूपिंग इन लूप करते हैं मिनिमम कंडीशन के अंदर, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, फोकस करते हैं, हम यहाँ पर फोकस करते हैं मिनिमम कंडीशन फॉर द लूपिंग इन लूप। इसके लिए हम क्या करते हैं, द टेंशन जो हमारे पास यहाँ पर टेंशन है, द टेंशन एट अ हाईएस्ट पॉइंट, द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन है, जो हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन है, कैन बी इक्वल टू जीरो। देखो कैन बी इक्वल टू जीरो बोलते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है, क्या टेंशन को जीरो करके मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अगर आप टीबी को जीरो कर देते हो तब भी एमजी सेंटर की तरफ को लग रही है, और ये सेंटर की तरफ को लग रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम दे सकती है। पर ये एक्सट्रीम लिमिटिंग केस माना जाता है, मतलब एक ऐसा केस जो मिनिमम है। अब मिनिमम के का मतलब बच्चा हमारे पास ये होता है, ये एक आपके पास है एक्सट्रीम लिमिटिंग केस है आपके पास। अगर मैं इस हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन को जीरो कर दूंगा तो टीबी प्लस ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर वी बी का स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, इसका मतलब ये होता है
कि बॉडी इस कंडीशन के ऊपर घूमेगी। अगर आप इस कंडीशन से नीचे रहते हो, ये मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी बिल्कुल गोल नहीं घूमेगी। अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू m vb का स्क्वायर अपॉन r। m से m कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ये किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ r। टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ये हम क्या मान के चल रहे हैं, 0। याद रखना इसका स्पेशल नाम होता है लूपिंग इन लूप, लूपिंग इन लूप, लूपिंग इन द लूप होता है बच्चा हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास ये बॉडी इस लूपिंग इन लूप के अंदर पूरी गोल घूम जाती है, पूरा का पूरा गोल घूम जाता है। ये हमारे पास आ गया, ये मिनिमम कंडीशन है। यानी कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर इससे कम स्पीड हुई तो बॉडी नहीं घूमेगी, बॉडी बिल्कुल नहीं चलेगी, बॉडी ऊपर से नीचे गिर जाएगी, रस्सी स्लैक कर जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, लेकिन बॉडी आपके पास गोल नहीं घूमेगी। नेक्स्ट वन, अगर हम इसी चीज को अब हम यूज करते हैं, देयरफॉर एट बॉटम पॉइंट, अगर हम बॉटम पॉइंट, क्योंकि हम स्पीड तो बॉटम पॉइंट पर देते हैं, अगर हम बॉटम पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकस करें एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। हमारे पास बॉटम मोस्ट पॉइंट के अंदर क्या था, टी ए माइनस ऑफ, टी ए माइनस ऑफ आपके पास एम जी इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो एनर्जी थी वो हमारे पास पूरी की पूरी क्या थी, द एनर्जी वॉज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी ए का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ, देखते हैं। सो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन देखें, मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम पॉइंट, एट द बॉटम पॉइंट, और मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी बॉटम के अंदर किसके बराबर है, हाफ एम इंटू वी ए का स्क्वायर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर हाफ इंटू एम वी बी का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू एम इंटू वी बी का स्क्वायर प्लस ऑफ एम जी इंटू आपके पास 2r पोटेंशियल एनर्जी। वीबी का स्क्वायर अब मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर जी। तो जरा चेक कर लेते हैं, पहले m से m आपके पास कैंसिल, वी ए का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, v का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना आ जाएगा 4gr 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वीबी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट आर जी का स्क्वायर, तो आर जी, तो आपके पास वी ए का स्क्वायर किसके बराबर है, आर जी प्लस 4gr, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5gr। एंड देयरफॉर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए किसके बराबर है, शाबाश बता दो, अंडर रूट ऑफ आपके पास आ जाएगा 5gr। अब ये चीजें आपके दिमाग में रह जानी चाहिए, यानी कि अगर आप सब कुछ भूल रहे हो, लूपिंग इन लूप की मिनिमम कंडीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या अगर बॉटम के ऊपर इतनी स्पीड है तो टॉप पे इतनी बनेगी, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बॉडी गोल घूम जाएगी, अदरवाइज बॉडी नहीं गोल घूमेगी, बॉडी ऊपर जाकर नीचे आ जाएगी, जैसे सिंपल पेंडुलम। फिर बॉडी सिंपल पेंडुलम बन जाएगी। अगर कोई टीचर बोलता है भाई मैं अंडर रूट ऑफ 3gr से कम की स्पीड दूंगा तो क्या होगा, तो बॉडी सिंपल पेंडुलम बन सकती है, बॉडी सिंपल पेंडुलम बन सकती है, पर गोल नहीं घूमेगी बॉडी। याद रखने वाली बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप कोई बच्चा ये ना बोले कि सर मैं भूल गया, दिस शुड बी कनेक्टेड टू द मेमोरी, दिस शुड बी कनेक्टेड टू द मेमोरी। ये बड़ी बिल्कुल सिंपल सी चीज आ जाती है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वन भैया, नेक्स्ट वन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेंशन एट बॉटम पॉइंट निकालते हैं। ये अब हमारे पास आ गया टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। सो टी ए माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू m इंटू वी ए का स्क्वायर अपॉन आर। टी ए इज इक्वल टू एम आर, वी ए का स्क्वायर 5rg प्लस ऑफ एम जी। तो यहाँ पे टेंशन एट दी आपके पास लोअर मोस्ट पॉइंट किसके बराबर है, 6mg के बराबर। और ये हमारे पास लूपिंग इन लूप की कंडीशन, ये मेरे पास, ये श्योर है, ये श्योर है, बोलो बच्चे
शौर्य बोलो बेटा। यानी कि मैं वेट करूंगा बच्चे आपके रिस्पॉन्ड करने के ना। ये हमारे पास यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कल है। लूपिंग इन लूप होने के लिए यहाँ पे रस्सी के अंदर टेंशन मिनिमम कंडीशन 6 mg होनी चाहिए और वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 rg और टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ rg होनी चाहिए और रस्सी के अंदर आपकी टेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। ये टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट है और ये टेंशन आपके पास किसके ऊपर है? टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये चीज हमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ये मिनिमम कंडीशन है, यानी कि बाकी चीजें इसके ऊपर है। ये हमारे पास इससे रिलेटेड कौन सी कंडीशन है? मिनिमम कंडीशन। यह हमारे पास इससे रिलेटेड मिनिमम कंडीशन है जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। जी, अब अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसको बोला क्या जाता है? लूपिंग इन लूप। लूपिंग इन लूप। बोलो। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? मैं बताता हूँ को बड़े आराम से। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। जी बोलो बच्चे। सर अगर अगर सर वो एक बार फोर्थ वाली इक्वेशन समझा दो सर, जिसमें लिखा है ना एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस mg2r। कौन से वाला? ये वाला? यस सर। सर ये कैसे आया? मतलब हम डायरेक्ट mg2r नहीं लिख सकते थे सर? डायरेक्ट mg2r ही तो लिखा है सर मतलब E इज इक्वल टू mg2r। अकेला mg2r, अकेला mg2r। ऐड ही हो गया सर ये वाला ना 1/2 mv स्क्वायर। क्योंकि बच्चे टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर है और इसके पास स्पीड है, तभी तो पूरा गोल घूम के नीचे आएगी बॉडी। आपके पास टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये बॉडी रुक थोड़ी ना गई है, ये बॉडी चल के नीचे आएगी तभी तो सर्कल बनेगा। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर रुकेगी तो कैसे गिर जाएगी? ऐसे नहीं गिर जाएगी, आया ना। यस सर। और सभी आप बता रहे थे ना सर पेंडुलम का केस कैसे बनता है सर, एक बार वो दोबारा रिपीट कर दो। वो अभी हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले क्वेश्चन तो लूपिंग इन लूप के मिनिमम कंडीशन क्या आएंगे, मिनिमम कंडीशन क्या आएंगे, और वो उसमें पूछा क्या जाएगा? ये मेरे पास एक वर्टिकल सर्कल है, ये मेरे पास एक वर्टिकल सर्कल है, ये हमारे पास यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कल है और मेरे पास यहाँ पर इसका एक रेडियस है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका रेडियस है। यहाँ पर एक मास को सस्पेंड किया हुआ है, ये मास ही तो गोल घूम रहा है और इस मास को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। इसको हम बच्चे बोलते हैं फिक्स कर दिया गया, ऐसे करके ऐसे ये फिक्स कर दिया। ये मास हमारे पास 20 स्पीड से चल रहा है, ये मास हमारे पास 20 स्पीड से चल रहा है और टीचर अब मुझे बोलता है कि अगर ये मास हमारे पास एक एंगल थीटा पे आ जाता है, यहाँ अगर ये मास हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा पे आ जाता है तो पहली चीज कि रस्सी में टेंशन कितनी होगी और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ये आपके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और आपके पास एंगल थीटा है और इस रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी। ये टेंशन हमको निकालनी है एट एनी एंगल थीटा और ये वेलोसिटी हमारे पास एट एनी एंगल थीटा। यहाँ पर मिनिमम कंडीशन की बात हो रही है तो ये कितने के बराबर है? 6 mg और ये अंडर रूट ऑफ किसके बराबर है? 5g इंटू, ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ 5g इंटू आर है, जहां पर आर इस रस्सी की लेंथ भी है और जो हमारे पास एक सर्कल का रेडियस भी है। जी बोलो सर। ये जो वैल्यूज हैं ये याद रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेंगी, नहीं याद रखोगे तो आप पीछे रह जाओगे कंपटीशन में। या तो डिराइव करना पड़ेगा आपको पूरा टाइम लगाकर। ठीक है सर ये डिराइव करते हैं, आता है पेपर में क्वेश्चन? ये कौन से आपके स्कूल के पेपर में? यस सर। हाँ, स्कूल के पेपर में आ सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी और कंट्रोवर्शियल भी है। कंट्रोवर्शियल मतलब कि स्कूल में करवाते भी नहीं है, बोले छोड़ो। ठीक है, और इस वजह से ये याद रहना चाहिए। अब जैसे तुम कोई बंदा बोले सर हमें पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, तो टीचर बोलेगा हाँ, नहीं याद है तो आप केमिस्ट्री कैसे करोगे? वैसे ये भी चीज है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास वेलोसिटी है एट एनी एंगल थीटा, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। दिस इज अंडर रूट ऑफ
3 GR, जहां पर R रेडियस होगा, प्लस 2GR cos ऑफ थीटा, प्लस 2GR cos ऑफ थीटा, प्लस 2GR cos ऑफ थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया, शॉर्टकट बन गया। V theta is equal to under root of 3GR plus of 2GR cos theta। बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 0 डिग्री। टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होगी? जरा बताओ शाबाश। 180 डिग्री। 180। और यहाँ के लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 90 डिग्री। 90। तो अब टीचर जो भी एंगल देगा आपने दे फॉर्मूला लगा, उसके आंसर को निकाल दो, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा। टेंशन एट एनी एंगल थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 3mg कॉमन, और आपके पास 1 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। 1 प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। तो 3mg 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो अब आप किसी भी एंगल के ऊपर कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं, जैसे कि हमको और ये मिनिमम कंडीशन के लिए, प्लीज मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज इस बात को देखिए, ये सब कुछ मिनिमम कंडीशन के लिए, दिस इज फॉर द मिनिमम कंडीशन। ये मिनिमम कंडीशन के लिए ही आपके पास एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी के लिए। जैसे टीचर हॉरिजॉन्टल पोजीशन की वेलोसिटी, जी बोलो शाबाश। सर मैंने ये पूछना था, ये जो आपने टेंशन थीटा है इज इक्वल टू आपने लिखा 3mg, सर ये आपने एक जनरल फॉर्मूला है या फिर सर आपने इसमें से निकाला है? क्या बेटा? सर ये जो आपने फॉर्मूला है ना सर, ये वाला टेंशन थीटा इज इक्वल टू 3mg, ये वाला सर जो ऊपर है इसके जाके ना, कि कर्सर ऊपर है सर, ये वाला आपने इस डायग्राम को देख के मतलब कराया है या फिर आपने ये मतलब जनरल एक फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है और ये इसी डायग्राम से निकलता है, यानी कि ये डायग्राम को एक्सप्लेन करता है। ये हमारे पास किसको एक्सप्लेन करता है शौर्य? डायग्राम को एक्सप्लेन करता है, और ये एक जर्नल फॉर्मूला है। इस जर्नल फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे आप बाकी बच्चों से इफेक्टिवली जल्दी आप वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन कर पाओगे इस वजह से। यानी कि ये हमारे पास प्योरली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्मूला है, और इसके अंदर से जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता है वो हमारे पास किसी भी एंगल की वेलोसिटी और टेंशन निकाल सकता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना सर, एक्चुअली 6mg लिखा था सर, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें डायग्राम में सर, मतलब 6mg दिया है ना सर उधर, mg दे रखा है मतलब 6mg सर, 6mg सर डायग्राम में अगर देखें आप। यस सर। हाँ बोलो 6mg है सर। बोलो मैं कह रहा हूँ सर कि मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पर 6mg लिखा है ना सर, और वहां पर आपने 3mg लिखा है, इसलिए मैं सर 3mg 1 प्लस कॉस थीटा लिखा बेटा। यस 3mg मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला खुद में अपने आप को एक्सप्लेन कर देगा। थीटा की वैल्यू 0 डाल दो, कॉस 0 कितना होता है? सर cos 0 होता है कॉस 0 कितना होता है शौर्य? 1 सर। 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 + 1 2, और 3 इंटू 2 कितना होता है? 3 to 6। तो ये 6mg आ गया बॉटम पॉइंट पर। यस सर। कॉस 180 कितना होता है? cos 180 आता है -1 -1 1 माइनस 1 कितना होता है? 1 - 1 0। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपकी टेंशन 0 हो जाती है। ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो है। टीचर जैसा एंगल देगा आप एंगल की वैल्यू डालते जाओ, आपके पास टेंशन और वेलोसिटी आती जाएगी। जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर कोई टीचर आपको वेलोसिटी निकालने को बोलता है तो 90 डिग्री पे निकालनी, तो अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा? 3gr प्लस ऑफ 2gr कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 0, मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात कर रहा हूँ, सी पॉइंट अंडर रूट ऑफ 3gr, और हमारे पास टेंशन एट 90 डिग्री निकालनी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो 3mg इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 90। कॉस 90 0 है, तो बताओ टेंशन एट 90 डिग्री किसके बराबर है? शाबाश बता दो, 3mg के बराबर। लग गया पता शौर्य? यस सर। लग गया पता? श्योर है? यस सर। सर
हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आपने कंडीशंस लिखी हैं दोनों, ये इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है सर? ये क्वेश्चन के लिए नहीं, ये इस सिचुएशन के लिए वैलिड है। और सिचुएशन क्या है? मिनिमम कंडीशन फॉर लूपिंग इन लूप, मिनिमम कंडीशन फॉर लूपिंग इन लूप, मिनिमम कंडीशन फॉर लूपिंग इन लूप, इस सिचुएशन के लिए वैलिड है। जिसमें एक वर्टिकल सर्कल होगा, आपने के झूले देखे होंगे जो वर्टिकली मूव करते हैं, आपने के झूले देखे होंगे जो वर्टिकली मूव करते हैं, ये उनके लिए वैलिड है। और ये मिनिमम कंडीशन है, ये हमारे पास मिनिमम कंडीशन, याद रखना ये मिनिमम कंडीशन है। टीचर यहाँ पर आपको कोई भी एंगल देगा विद द इनिशियल वर्टिकल लाइन, आप उस एंगल के ऊपर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और टेंशन भी निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर अब वेलोसिटी कितने के बराबर है? 3 g, नीचे 5 g, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितने के बराबर है? √g। तो एक क्वेश्चन जगजोत इसमें ये भी बन सकता है, वेलोसिटी एट द पॉइंट ए रेशियो वेलोसिटी एट द पॉइंट सी रेशियो वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। इन तीनों पॉइंट्स की आपके पास ए की, बी की और सी की वेलोसिटी को रेशियो निकालनी है, तो किसके बराबर आ जाएगा? √5g रेशियो √3g रेशियो √g। तो हमारे पास इसकी रेशियो कितने के बराबर है? √5 रेशियो √3 रेशियो। ऐसे क्वेश्चन, यानी कि ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल लाइफ लाइन है। ये फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है वो इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो थोड़ा सा फंसने लग जाएगा। ये हमारे पास है वेलोसिटी एट दी, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? आपके पास है बॉटम मोस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट एंड टॉप पॉइंट। और ये मिनिमम कंडीशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके पास मिनिमम कंडीशन है। आई एम सॉरी। इस पर्टिकुलर कंडीशन से आप किसी भी तरीके की, किसी भी एंगल की क्या निकाल सकते हैं? आप यहाँ पर वेलोसिटी और टेंशन T निकाल सकते हैं। आई एम सॉरी। चलते हैं अब आगे की तरफ। नेक्स्ट वन, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद हमारे पास नई चीजें क्या निकल कर आती है? ये पॉइंट तो हो गया खत्म। आई एम सॉरी। फिर हमारे पास आता है बच्चे एक टिपिकल प्रॉब्लम। ये टिपिकल प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट को ओ भाई, आई एम सॉरी फॉर दैट, लगता है कोई बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से याद कर रहा है मुझे। चलो खैर कोई बात नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर एक अब कंडीशन हमारे पास आ जाती है। ये कंडीशन हमारे पास क्या है? हमारे पास इस तरीके से एक हाइट है, और इस हाइट के पास हमारे पास आगे चलकर एक सर्कुलर पाथ जो है वो हमारे पास यहाँ पर जुड़ रहा है। हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ जो है ये जाकर जुड़ रहा है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये सर्कुलर पाथ हमारे पास जाकर यहाँ पर जुड़ रहा है। ये सर्कुलर पाथ हमारे पास जाकर जुड़ रहा है ऐसे। ये हमारे पास है, यह हमारे पास एक सर्कुलर पाथ जाकर जुड़ रहा है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस हमारे पास r के बराबर है, इसका रेडियस r के बराबर है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर आके गिरती है और ये इसके बाद सर्कुलर पाथ पे चली जाती है। ये बॉडी जिसकी हाइट मेरे पास h है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मेरे पास किसके बराबर है? m kg के बराबर है। यह हमारे पास यहाँ पर इसका सेंटर आ गया O, और हमारे पास इसका रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? यह हमारे पास कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाती है? व्हाट इज द मिनिमम हाइट? व्हाट इज द मिनिमम हाइट? यहाँ पर मुझे मिनिमम हाइट बतानी। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सो दैट ताकि बच्चे हमारे पास दे ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लूप्स इन लूप। ये बच्चे याद रखना, लूप्स इन लूप
loops in the loop for the given structure या for the given आपके पास यहाँ पर given आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर या given आपके पास सर्कुलर पाथ स्ट्रक्चर। यानी कि ये मास आपके पास नीचे आए और लूपिंग इन लूप का मतलब क्या है बच्चे, ये बगैर इसको छोड़े, किसको छोड़े आपके पास, इसको बगैर छोड़े पूरा सर्कुलर पाथ कवर करके दोबारा से इसमें गोल घूम जाए, ऐसा हो सकता है? तो हम ये इसको देखना चाहते हैं, यानी कि ये पूरा चक्कर लगाकर गोल घूम के यहाँ पर गिर जाए, कैसे होगा? यहाँ पर एक और बात है कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे पास नेग्लेक्टेड है, फ्रिक्शन है वो हमारे पास नेग्लेक्टेड है। सॉल्यूशन जरा चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन जरा चेक कर लेते हैं, फोकस भी कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात अंडरस्टैंड करना, ये बात ध्यान रखना और अंडरस्टैंड करना बच्चे, हमारे पास ए पॉइंट के पास कौन सी एनर्जी है और बी पॉइंट पर कौन सी एनर्जी है, और मैं इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ। देखते हैं अगर ये लूपिंग इन लूप करेगी तो बताओ बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मिनिमम कंडीशन के अंदर। अगर कोई चीज लूपिंग इन लूप करती है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5 तो अगर इसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 के बराबर तो ये लूपिंग इन लूप कर जाएगी। सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी mgh should be converted into half into m into v का स्क्वायर, m से m कैंसिल, gh is equal to half v स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ 5gr का होल स्क्वायर, और मेरे पास gh is equal to 5gr upon 2। जी शौर्य बोलो, बोलो शौर्य। सर ये mgh is equal to 1/2 mv square सर इक्वल कैसे आया? इक्वल कैसे है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें तो हम जो भी काम आज कर रहे हैं बच्चे, जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे बच्चे वो हमारे पास शुरुआत का जो मर्जी है, इन सभी चीजों के अंदर हम एक प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, और वो प्रिंसिपल हमारे पास कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, जहां पर अगर एक एनर्जी का लॉस होता है तो दूसरी एनर्जी का गेन होता है, जहां पर हमारे पास एक एनर्जी का लॉस होता है तो दूसरी एनर्जी का क्या होता है, गेन होता है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को गिरेगी शौर्य, ये कौन सी एनर्जी को लूज करेगी, ये अगर नीचे गिरेगी तो कौन सी एनर्जी को लूज करेगी, बिना मतलब उसके सर्विस के, जैसे सर नीचे फॉल डाउन। हाँ बच्चा बोलो। सर मैं पूछ रहा सर फॉल डाउन होगी तब तो सर वो लगेगी, पोटेंशियल लगेगी सर। पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, गेन करेगा। जब आप हाइट h नीचे गिर जाओगे तो आप कौन सी, जल्दी जवाब दीजिएगा बेटा, कौन सी एनर्जी को लूज करेगा और किसको गेन करेगा? सर ये सर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया एक्चुअली सर, आप क्या पूछना चाहते हैं सर? देखिए तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी बॉडी h हाइट नीचे गिरती है तो आपकी बॉडी कौन सी एनर्जी लूज करती है और कौन सी गेन करती है? सर वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है, काइनेटिक एनर्जी लूज करती है सर। मतलब नीचे गिरने पे पोटेंशियल एनर्जी गेन, मतलब कि इसका मतलब है कि आपके घर पे पानी की टंकी कहाँ पर है, आप छत पे रखते हो कि नीचे रखते हो? छत पे। क्यों रखते हो छत पे? जब वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि आप बोल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कहाँ पर? सर मेरे को एक्चुअली सर मैं यही पूछना चाहता हूँ, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट सर फॉल ऐसे फॉल करेगा तब तो सर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, लेकिन सर मैं इस केस का पूछ रहा हूँ। नहीं मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बोलो कि अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी आपके हिसाब से कम होती है, तो इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से जब नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड कम होती है। आपके हाथ से बॉल नीचे गिरेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती, मतलब आप उसको 0 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो और उसकी स्पीड कम होती जानी चाहिए, मतलब कि 0 से भी कम होती जानी चाहिए। यस और नो? आप ये बोल रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट जब फॉल करती है तो आप ये बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए सर और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। चलो तो एक बॉडी जब राइज करती है फिर क्या होगा बच्चे, मतलब कि आप एक चीज को ऊपर की तरफ को फेंकते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, शाबाश बताओ। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो शौर्य तो क्या होता है, शाबाश बताओ। आप बोल रहे हो कि बॉडी को नीचे गिराओगे तो सर काइनेटिक एनर्जी शुड फॉल डाउन, और हो सकता है फॉल डाउन का मतलब इसकी स्पीड कम होती रहनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहनी चाहिए। अब बताओ अगर राइज करेगी तो क्या होगा, इसका इन्वर्स होना चाहिए। सर मुझे लगता है मैंने उल्टा बोल दिया ना थोड़ा। हाँ ठीक है। अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कम होती जा रही है, लॉस होती जा रही है, तो जमीन पे पहुंचते ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, शौर्य बताओ, 0, क्योंकि आप रेफरेंस लाइन पे पहुंच गए। तो जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, आप रेफरेंस लाइन पे पहुंच गए, तो आपकी सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, शाबाश बता दो, काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो लगा रहा हूं बेटा कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप कितनी गेन कर गए, हाफ mv²। और अगर लूपिंग इन लूप करना है तो ये वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, √5 gr मीटर पर सेकंड। अगर इसके बराबर नहीं है तो ये बॉडी पूरी तरह से गोल नहीं घूम पाएगी। और इस कंडीशन से पता लगता है कि आपकी जो हाइट है ये आपके पास 2.5 टाइम्स द रेडियस होनी चाहिए। तो ये बॉडी पूरी तरह से गोल घूम के सर्कल में टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। अगर इससे कम की हाइट होगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सिंपल सा तो लॉजिक है आपके पास। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रंट रनर है किसी भी सिस्टम को समझने का। ये समझना पड़ेगा, फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी है, बॉडी नीचे गिर रही है, पोटेंशियल। अब यहाँ पर आपको टीचर हर सिचुएशन नहीं समझा सकता। देयर आर अब मोर देन 30,000 क्वेश्चन, तो 30,000 सिचुएशंस मैं आपको कैसे समझा दूंगा, मैं ही क्या, कोई भी कैसे समझा देगा। तो सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलोगे, वो तभी बाहर निकलोगे जब आप इसके अंदर से क्या करने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। ये वर्टिकल सर्कल हो रहा है, लूपिंग इन लूप करना है, टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड क्या होनी चाहिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड क्या होनी चाहिए, बॉडी ऊपर जा रही है क्या गेन करेगी, नीचे आ रही है क्या लूज करेगी, क्या गेन करेगी, ये हमको देखना। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या चीज आ जाती है, याद रखना, टेंशन एट द बॉटम पॉइंट, जो बॉटम सबसे लोएस्ट मोस्ट पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये बच्चा हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से ज्यादा होगी। दूसरी बात, टेंशन एट द बॉटम पॉइंट माइनस टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, इसका डिफरेंस हमेशा 6 mg होता है। इसका डिफरेंस हमेशा कितने के बराबर होता है, शाबाश बता दो, 6 mg के बराबर। इसका जो डिफरेंस होता है ये हमेशा आपके पास किसके बराबर होता है, 6 mg के बराबर। इसका डिफरेंस हमेशा 6 mg के बराबर होता है, याद रखें। नेक्स्ट वन, अगर मैं बॉटम मोस्ट को वेलोसिटी देता हूं और ये वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 और लेस देन आपके पास √, एंड दिस इज लेस देन √2gr, मैं इसको वेलोसिटी तो दे रहा हूं लेकिन ये वेलोसिटी आपके पास क्या थी, √2gr के छोटी, 0 से बड़ी या इसके बराबर। जैसे मैं इसको इतनी वेलोसिटी दूंगा ये बॉडी यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब आपके पास इतनी स्पीड नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि आप ऊपर जा सको, आप यहाँ पर जाके रुक जाओगे और फिर वापस आओगे और आपका मोशन क्या बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम। ये आपको स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, इस वजह से इसको सिर्फ याद करना ही जरूरी। अगर आपके बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड अगर मेरे पास ग्रेटर देन √2gr और आपके पास लेस देन √5gr है, तो इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर बॉडी पेंडुलम वाली पोजीशन से तो ऊपर उठेगी, बिल्कुल ऊपर उठ जाएगी। इनफैक्ट आपकी बॉडी यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन यहां पर आते ही आपके पास इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपके पास रस्सी होती है इसमें टेंशन 0 हो जाती है।
और जैसे ही टेंशन जीरो हो जाती है, ये आपके पास बॉडी लीव दी सर्कुलर मोशन, ये आपके पास सर्कुलर मोशन को लीव कर देती है, ये आपके पास सर्कुलर मोशन को लीव कर देती है, और यहां से ये गोल घूम के ऐसे गिर जाती है। ये आपके पास कोई और पाथ लेके, मतलब यहाँ पर टेंशन जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और आपके पास पूरा सर्कल नहीं हो पाता, और यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर आप चले तो जाते हो, लेकिन टेंशन जीरो हो जाती है। और आपको देखो, ये मत सोचना कि सर ऐसा टीचर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सिंपल ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप बताओ कि अब ये सर्कुलर मोशन क्या करेगी, तो आप बोलोगे सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर आप लीव कर जाओगे सर्कुलर मोशन। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अगेन शुड बी कनेक्टेड टू द मेमोरी, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करोगे, अब वो आपकी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कि हम कैसे याद करेंगे, ये हमारी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी कि हमने याद कैसे करना। लेकिन एक बात और आ जाती है, और नेक्स्ट और लास्ट बात क्या आ जाती है, मेरे पास यहाँ पर अब मेरे दिमाग के अंदर, और इसके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर आज घर जाकर, तभी याद हो पाएगा। अगर कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन ये पूछे, जो क्वेश्चन पूछने लायक है, वो क्या है कि सर अगर वेलोसिटी √5gr से छोटा है तो वो भी पता लग गया, √5gr है वो भी पता लग गया, लेकिन क्या हो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्रेटर देन √5gr आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पर देखना। अगर मेरे पास जो वेलोसिटी है ये आपके पास √5gr से क्या है, बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर मैं मोशन कर पाऊंगा, और अगर मोशन कर पाऊंगा तो कैसे हो पाएगा। नंबर 1, अब भी बॉडी लूपिंग इन लूप करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों लूपिंग इन लूप करेगी, रीजन है क्योंकि ये मिनिमम कंडीशन से ऊपर की कंडीशन, बिल्कुल सही चीज। यहाँ पर अब बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो टेंशन होगी ये ग्रेटर देन 6 mg हो जाएगी, याद रखना। और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन पहले जीरो थी, कब जीरो थी, जब √5gr के बराबर थी, अब हाईएस्ट पॉइंट की जो टेंशन है ये हमारे पास नॉन जीरो हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये ग्रेटर देन √, क्या आ जाएगी, gr आ जाएगी, लूपिंग इन लूप करेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात याद रखना, टेंशन एट बॉटम एंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ये हमेशा 6 mg रहेगा, ये हमेशा 6 mg रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये ऑलवेज ट्रू है लूपिंग इन लूप के लिए, ये ऑलवेज ट्रू है लूपिंग इन लूप के लिए। जब भी लूपिंग इन लूप होगा, जब भी लूपिंग इन लूप होगा, तो बॉटम और हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg, चाहे आपके पास नीचे 6 mg हो जाएगा तो ऊपर अपने आप जीरो हो जाएगा। मान लो नीचे 7 mg है तो ऊपर टेंशन क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी, और उस केस के अंदर ये आपके पास बॉडी पूरी गोल घूमेगी, इस बात का ध्यान रखना। यह ऑलवेज ट्रू है कि आपके पास बॉटम और हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg रहेगा, ये हमेशा आपके पास 6 mg रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये लूपिंग इन लूप होना चाहिए, यानी कि आपके पास वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। कहां पर ये वेलोसिटी कहां पर होनी चाहिए, ये वेलोसिटी कहां पर होनी चाहिए, एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। और मैं फिर आपको एक वार्निंग और दे रहा हूं, ये शॉर्टकट वैलिड किसके लिए है, ये शॉर्टकट वैलिड है बच्चे ओनली फॉर मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन, ये शॉर्टकट वैलिड है सिर्फ मिनिमम कंडीशन के लिए और किसी के लिए नहीं है बच्चे हमारे पास। इस पॉइंट को आप हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए, सो अभी के लिए बच्चे हम इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है बच्चे आपके पास वर्क पावर एनर्जी का। तो अब हम कल मिलते हैं बच्चे, और आपका परसों टेस्ट है, मैं अनाउंस कर चुका हूँ, परसों के टेस्ट की आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो बच्चे मेडिकल के उनका टेस्ट ऑनलाइन होगा, जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं उनका टेस्ट आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। और याद रखना बच्चे, कल हम यहाँ पर नया चैप्टर शुरू कर देंगे बच्चे कोलिजन का, ठीक है। सो सबसे पहले आप इसके काम को खत्म करें,
तो फिर बच्चे हम कोलिजन की तरफ को चलेंगे। चलिए बच्चे, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। ओके।